नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों जो है मुगल वंश के बारे में हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक अब आया है। दिल्ली सल्तनत हम लोगों का जो है पूरा विधि विधान से चैप्टर वाइज पूरा एक्सप्लेन भी कर चुके हैं और साथ में ट्रिक भी बता चुके हैं। आप लोगों ने ना देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है बच्चों। ठीक है, तो अब ये नया वंश, अब मुगल वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, मुगल वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मध्य भारत का सबसे बेहतरीन जो कह सकते हैं आप वंश था वो मुगल वंश था बच्चों। और इसमें जो है जो जो चीज़ें मिलेंगी, यहाँ के जो राजा होंगे तो वो अपने आप को मतलब एक बड़े राजा होंगे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखो, अगर तुमको महलों में देखो या कहीं भी देखो तो बड़े अच्छे अच्छे स्मारक बनवाए, अच्छी अच्छी कलाकृति मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो अब आज हमें स्टार्ट करना है मुगल वंश के बारे में बच्चों। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। और यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लास चल रही है ये भौकाली ऑनलाइन क्लास है हमारी कोचिंग, क्योंकि यहाँ जो भी मिलेगा भौकाली मिलेगा। और रीजनिंग की भी क्लास चल रही है, प्रॉपर चल रही है, अच्छा व्यूज़ मिल रहा है रीजनिंग में भी और काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। तो इसलिए जो है अच्छी बात है, उसको भी देखिए और यहाँ भी इसको कंटिन्यू बना के रखिए बच्चों। क्योंकि अगर निकलना है इस बेरोजगारी से रोजगार तक, यानी कि नौकरी में अगर सरकारी जाना है तो समझ लो ये पढ़ना पड़ेगा बच्चों। इसमें हम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी भौकाली क्लास मुगल वंश के बारे में। तो बच्चों मुगल वंश जो है 1526 से, देखो बच्चों 1526 से 1707 तक रहा। 1526 में ये समझ लो कि बच्चों बाबर जब से आ गया था तब से स्टार्ट हुआ था, उसने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी बच्चों। और जब वो स्टार्ट कर दी तो और ये चला कब था, जब तक प्रभावशाली राजा रहता है बच्चों तब तक ही चलता है राजवंश। मतलब यानी कि औरंगजेब जब तक रहा था, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब मर जाता, वही सबसे लास्ट भौकाली राजा वही था। भौकाली समझ लो कि बहुत श्रेष्ठ राजा वही था मुगल वंश का लास्ट। तो वो 1707 में मर गया था। तो उस समय 1707 के बाद हम लोग जो इतिहासकार मुगल वंश का अंत समझ लेते हैं। उसके बाद और भी राजा रहे हैं, लेकिन वो जो है जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं उनके जो है अंडर में काम किया बच्चों। मतलब अब आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है 1707 से। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा भौकाली ऑनलाइन क्लास है, जय जितेंद्र सर हैं। ठीक है, अब देखो मुगल वंश की बच्चों स्थापना जो है 1526 में बता चुके हैं बाबर ने की थी। और मुगल वंश को चगताई तुर्की राजवंश बोलते हैं। ये आपको बहुत ही कम किताबों में मिलेगा, या तो कोई टीचर बताता ही नहीं कि मुगल वंश का दूसरा नाम क्या। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना। ठीक है, और इसके बाद बच्चों क्या होता है कि अब स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में बच्चों। क्या दोस्तों जो बाबर के बारे में बताने जा रहे थे, बाबर के बारे में बता देते हैं बच्चों। इसकी स्टोरी बहुत गजब की है। आप मुगल वंश में एक प्रकार से इसी ने स्थापना की और ये ऐसा शासक हुआ जो कभी हारा नहीं। और मतलब यहाँ इंडिया में वैसे तो हारा है। तो आप बताते हैं क्या हुआ था। जो बाबर था बच्चों, ये जो है ये आप देखिए मैप में, ये इंडिया है, ये इसके पास ये पाकिस्तान है। तो जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो पाकिस्तान अपना ही देश था। ठीक है, तो उसके बगल में लगा था अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में ये देखो बच्चों, ये जगह पड़ रही काबुल। ठीक है, ठीक काबुल पड़ रही। यहीं पास में पड़ता था जगह, उसका नाम था ट्रांसआक्सियाना। जगह का नाम था ट्रांसआक्सियाना, इधर पड़ता था बच्चों। ठीक है, ये और ये ट्रांसआक्सियाना के पास एक छोटा सा छोटा राज था फरगना। तो वहीं पर इसके पिताजी जो थे वहाँ पर शासन करते थे बच्चों। तो पिताजी शासन करते थे, उनका नाम बता देते हैं। उनका नाम था, ये बच्चों था, उनका जो नाम जो है उमर शेख मिर्ज़ा था। उनका नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा था। उनकी माता क्या नाम था? कुतलुग निगार खानम था इनकी माता का नाम।
ठीक है। जो पिता थे वो तैमूर के साइड से थे और माता जो थी चंगेज खां के साइड से थे। तो बच्चों क्या होता है, जब इसके पिताजी कर रहे होते शासन, तो जो वैलेंटाइन डे पड़ता है बच्चों, वैलेंटाइन डे के दिन ही इनका जन्म हुआ था बाबर का, 14 फरवरी 1483 में। ठीक है, तो बच्चों याद तो रहेगा कि वैलेंटाइन डे के दिन बाबर आए थे 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। अब बाबर आ गए तो उनके पिताजी शासन करते रहे छोटे से राज्य फरगना में। लेकिन कुछ समय बाद जो है, जब वो 12 वर्ष का बच्चा हुआ बाबर, तब उसके बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और जो है उसके बाद बाबर सिंहासन पे बच्चों बैठ जाता है। जब बाबर बैठ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि बाबर जो है भाई छोटा बालक था, 12 वर्ष का था। तो बाबर 12 वर्ष का था, तो जो आसपास के थे उसके शत्रु थे, जैसे आजकल सब जो भी कमज़ोर पड़ता है उसको हड़पने की कोशिश करते हैं लोग। तो उसने जो है बाबर को जो है आसपास के राज्यों ने सोचा कि इसको हड़प लें। तो उसमें से उज्बेक जो थे, उन लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसमें जो है बाबर को परास्त कर दिया। और बाबर जब परास्त हो गया तो वहाँ से भाग गया। तो यहाँ पर फिर जब फरगना में उज्बेकियों का साम्राज्य हो गया और यहाँ से जो बाबर भाग गया। फिर बाबर जो है 1504 में लगभग पहुँचा, काबुल पे आक्रमण किया। तो 1504 में वहाँ पर थोड़ी सेना लेके, तो वहाँ पर भी वो किस्मत उसकी ऐसी रही कि वहाँ पर जीत गया। अब यहाँ पर देखो कि किसी की किस्मत कहाँ ले जाती है, आपको बताते हैं बच्चों कि जो किस्मत होती है ना, वो अगर चाहती है कि तुमको अगर किस्मत छोटा सा लॉलीपॉप जो है वो नहीं खाने देगी और बड़ा सा जो है बटर स्कॉच मिल जाएगी कभी कभी, यही ये बाबर के साथ था। बाबर जो है अपने भारत की साइड, देखो यहाँ पर बाबर, यहाँ काबुल आ गया था बाबर। तो काबुल जैसे है, काबुल को इसने जीत लिया, जबकि वहाँ से आ रहा है काबुल में 1504 में जीत गया और काबुल पे शासन करने लगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आता था भारत की तरफ, बाबर जो है भारत की तरफ आता था तो ये जीत जाता था, और भारत की तरफ आके जीत जाता था, और जब इस तरफ जाता था फरगना की तरफ तो हार जाता था। बच्चों इसने अपनी जो इसकी पिताजी की पैतृक जमीन थी, पैतृक राज था, उसको पाने के लिए बच्चों इसने बहुत कोशिश की, बहुत बार आक्रमण किया, बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार बच्चों असफल रहा। लेकिन जस्ट उसके विपरीत काबुल से अगर ये भारत की तरफ अगर आक्रमण करता तो हर एक युद्ध जीतता था, हारता ही नहीं था। तो उसने मान लिया था कि हमारी नीयत भारत की तरफ है। और बच्चों एक इसको जो भारत की तरफ आक्रमण करने का एक इसलिए मन और बना क्योंकि जो इसके पिताजी के पिता जो पीढ़ी चली आई, जैसे तैमूर ने आक्रमण किया था, बहुत सारा धन बहुत सारा लूट के ले गया था। तो बताया जाता था भाई, कहानी जैसे हम लोग नहीं सुनते पुरानी को, उस अमेरिका में बहुत, अब तो ऑनलाइन चलने लगा, देख भी लेते हैं, पहले ना ऑनलाइन था ना कुछ, केवल बातें चलती थी कि देखो वहाँ वो देश है, इंडिया कोई देश है, तो वहाँ पर इतना धन दौलत है कि अपार धन दौलत संपत्ति है। तो जो राजा होते हैं उनका मन करता है कि हम भी जाएं वहाँ पर लूटें, और जिसके पूर्वज लूट के लाए हों तो उनका और मन करेगा। तो इस तरह से जो बाबर था बच्चों, इसके पूर्वज तैमूर और नाना की तरफ से चंगेज़ का ये सब आए थे भारत में और लूट के ले गए थे, तो इसलिए इसकी भी इच्छा होती है कि वहाँ जाएं और लूटें। ठीक है, तो इसने जो है बार बार आता था। तो पहले बार इसने जो बेरा जीता था कि 1517 में आक्रमण किया था बच्चों, 1517 से 1518 के बीच में जब आक्रमण किया था। इस सिंधु नदी पड़ती बच्चों, सिंधु नदी के पास ही ये सिंधु नदी है, इंडिया से होके जाती पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान इंडिया का भाग था बच्चों। तो सिंधु नदी के पास भेरा और बैजौर ये दो शहर पड़ते थे, इनको इसने लूटा। फिर उसके बाद फिर भाग गया। और उस समय ये लोग क्या करते थे, आते थे लूट के वापस चले जाते थे, टिकते नहीं थे। ठीक है, तो इसकी एक कहानी थी। और फिर उसके बाद जो है इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, कि किस तरह से किया तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिखे हुए के बारे में फिर कहानी आगे बताते हैं कैसा क्या है। तो बच्चों देखो, बाबर जो था 1526 ईस्वी में इसने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। किसकी की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी। और मुगल वंश को चगताई तुर्की राजवंश भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, बाबर जो है 1526 से 1530 तक रहा था, 4 साल तक रहा था। चारों साल तक
मतलब युद्ध करता रहा और बाद में मर गया था, लगातार युद्ध भी किया। देखना बच्चों, इसका जन्म ट्रांसआक्सियाना जगह बता दी है तुम लोगों की, ये ट्रांसआक्सियाना के छोटे से राज्य, छोटा सा राज्य जो फरगना था, फरगना में इसके पिताजी जो है उमर शेख, इसके पिताजी उमर शेख मिर्जा शासन करते। तो इसका पूरा नाम क्या था बच्चों, ये बहुत याद रखना, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बच्चों बाबर कभी हारा नहीं था, ये इतिहास है, इंडिया के इतिहास में तो कभी हारा नहीं, इतिहास इंडिया की तरफ आया तो एक प्रकार से जहर बंदा था बाबर, तो इसीलिए इसको जहर बंदा था, तो समझ लो बाबर जहर बंदा, तो इसका नाम पूछे तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बाबर नाम था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा थे, माता कुतुल्लुग निगार खानम थी बच्चों, ठीक है। अब जन्म जो बताया था 14 फरवरी 1483 बताया था आपको, ठीक है। सिंहासन पे कब बैठा था, 12 साल 1494 में बैठ गया था, 12 वर्ष की अल्पायु में बच्चों बैठा था, हम बता चुके हैं सब कुछ। अनेक शत्रु थे, लेकिन उज्बेक जो सरदार थे, देखो उज्बेक सर हमने बताया था, उज्बेक सरदारों ने इसको हराया था, तो उज्बेक सरदार थे सबानी खान ने, किसने हराया था इसको, सबानी खान ने इसको हरा दिया था बाबर को, और बाबर भाग कर फरगाना से इसको छीन लिया था, फरगाना से छीन लिया था, ठीक बच्चों। बाबर ने अपनी पैतृक जमीन पाने के लिए कई बार आक्रमण किए, लेकिन असफल रहा, हम पहले बता चुके हैं बच्चों। इसके बाद बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया, कहाँ पर कर लिया, 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया बच्चों। इसके बाद जो है बाबर ने 1518 में, यहाँ 1518 लिखा है, लेकिन 1517 से 1518 के बीच में इसने जो है बाजौर और भेरा, जो सिंध रिवर आती है, जो इंडिया में सिंध रिवर आती है, उसके जस्ट किनारे पड़ता है बाजौर और भेरा, तो इन दोनों को इसने जीता था और इसको लूटा था, फिर वापस चला गया था, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये जो भेरा पड़ता है, जिसमें 1518 में आक्रमण किया था बच्चों, तो भेरा में पहली बार इसने बारूद खाने का उपयोग किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बारूद खाना जो है बाबर ने किस युद्ध में यूज़ किया था, सबसे पहले तो भेरा में युद्ध किया था, ठीक है। तो यहाँ पर बाबर ने भेरा की विजय के लिए सर्वप्रथम बारूद का उपयोग किया था। पानीपत युद्ध के पूर्व भी 4 बार आक्रमण किया था। हम लोग क्या बच्चों देखते हैं कि पानीपत का युद्ध हुआ बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, लेकिन उसके पहले भी बच्चा 4 बार ये जो अटैक कर चुका था, और आता था लूट के ले जाता था, लेकिन बाद में फिर पानीपत से इसका भोकाल टाइट होता है, तो वो आगे बताते हैं क्या होता है। इब्राहिम लोदी के चाचा, देखो इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी और पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी। देखो बच्चों इसमें एक स्टोरी बता देते हैं, छोटी सी स्टोरी ये है कि जब भी अगर घर का आदमी सपोर्ट नहीं देता किसी शत्रु को, तो लोग जीत नहीं पाते हैं। जीतने के लिए घर का ही होता है। अभी चाहे लेटेस्ट में रामायण देख लो, रामायण में राम जीते, वो तो मतलब भगवान थे, लेकिन एक तरीके सपोर्ट किसने दिया था, जिससे उसके रावण के भाई ने दिया था। इसी तरह से इसमें जो है लोधी वंश में जो आलम, ये आप देखो आलम खान लोधी जो था, ये जो है इब्राहिम लोधी का चाचा था, और चाचा था इसने, और जो है तुम्हारा जो है दौलत खान लोधी, ये एक सरदार था, अफगानी सरदार था दौलत खान लोधी, जो पंजाब में शासन कर रहा है। पंजाब यहाँ पड़ेगा बच्चों, हैं पंजाब में शासन कर रहा था, यहाँ पड़ेगा पंजाब इंडिया में, ठीक है। तो पंजाब में शासन कर रहा था, तो इन दोनों ने मिलके बाबर के पास गए, बाकायदे उससे कहा कि ऐसा करो कि चलो हमारे यहाँ, और हम तुमको अपने यहाँ जो, तो उसने बाबर ने कहा हम कैसे क्या चलेंगे, तो क्या उन लोगों ने कहा हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम चलो जीतो, चल के युद्ध करो इब्राहिम लोदी से। तो फिर बाबर ने कहा ठीक है। तो बाबर जो चल दिया था, बाबर चला यहाँ से, काबुल से चला था बच्चों, ठीक है, काबुल से चला था बच्चों। अब देख तो चला काबुल से, आया जब पानीपत का मैदान पड़ता है बच्चों, कहाँ, पानीपत ये हरियाणा जगह पड़ती है, ठीक बच्चों, ये दिल्ली के ऊपर हरियाणा पड़ता है, यहाँ पानीपत पड़ता है। क्या पड़ता है, पानीपत, पानीपत हरियाणा में पड़ता है बच्चों। और पानीपत की जो है, पानीपत जो है यहाँ पर पानीपत में जो है इब्राहिम लोदी यहाँ से दिल्ली से लेके चला सेना, और वहाँ से लेके आया कौन, बाबर। अब बाबर ने देखा, बाबर ने जो है कहते हैं कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि राणा सांगा जो है
इनका सपोर्ट किया था, कहा था कि आप आइए और हम आपका सहयोग देंगे। और इसलिए बोला जाता है कि राणा सांगा जो है 1517 में राणा सांगा का और इसका इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, बताया था पिछली क्लास में। तो इसमें से दोनों हारे नहीं थे, दोनों अपने आप को, लेकिन राणा से बोलते हैं कि राणा सांगा जीत गया था, लेकिन कोई हारा नहीं था, कुछ विद्वानों का कहना है। तो इसलिए उनके बीच शत्रुता चली थी, इसलिए बुलाया। और ये लोग तो बुलाए थे। तो जब रावण आ गया, बाबर जो सिंधु नदी के पास पार कर पानीपत के पास पहुंचा है, जब सिंधु नदी पार किया बाबर ने, तो देखा कि बाबर के पास तो भाई 12,000 थे सैनिक, और इब्राहिम लोदी के पास बहुत थी सेना, वो 3-4 लाख लेके आ गया। बताते हैं इतिहासकार 5 लाख सेना थी, और यहाँ थे 20 हज़ार की लमसम थी सेना। लेकिन एक्चुअली में जो है बाबर ने 2 नीतियाँ अपनाई थी युद्ध में। एक तो थी तुगलकमा नीति और दूसरी थी उस्मानी नीति। अब ये होती क्या, तुगलकमा नीति क्या होती बच्चों, जैसे क्या होता है ये देख लो, इधर हम तुमको बताते हैं कि जैसे ये बाबर की सेना है और इधर इब्राहिम लोदी की सेना है, ठीक है बच्चों। तो ये बाबर को बी से नोट कर रहे हैं, इब्राहिम लोदी को ई से नोट कर दिया। अब ये सेना के बीच में ये मैदान है, तो इधर ये सैनिक आते हैं, इधर सैनिक आते हैं। तो तुगलमा का जो नीति होती है उसमें क्या करते हैं, बीच में गड्ढे खोद देते हैं। तो जब ये वाले सैनिक जाएंगे तो, और उसके ऊपर क्या करते थे, गड्ढे खोद दिए मैदान में अपने आगे, उसमें जाकर कंकर ईंटें पत्थर और कीले सब डाल दिए, जिससे कि उसको पाट देते थे। और इधर ही खड़े रहते थे ये लोग। जब वो आते थे दौड़ के आक्रमण करते थे तो गड्ढे में आते सैनिक गिर जाते तो वहीं मर जाते थे, कुछ बच गया तो तीर से मार देते थे, तलवार से मार देते थे। तो ये तो तुगलमा नीति। और दूसरा क्या था इसमें, उस्मानी तोपची जो नीति अपनाए थे। तो इसने कहते हैं कि जो इब्राहिम लोदी के पास बहुत हाथी थे, हाथियों से युद्ध होता था, तो इसके पास घोड़े थे। और सबसे बड़ी बात थी कि इसके पास तोपची थे, बारूद खाने वाले। तो उन्होंने जो है इतनी बारूद मारी कि हाथी जो सेना थी वो अपने आप में जो विचल गए थे, हाथी विचलित हो गए थे तोप के गोलों से। तो उन जो हाथी थे उन्होंने ही अपनी सेना को मार डाला था, आधे से ज़्यादा अपनी सेना को मार डाला था। और पूरी सेना में, इब्राहिम लोदी की सेना में बच्चों हाहाकार मच गया। तो यानी कि इतना मारा कि पूरा भौकाल टाइट कर दिया था, इतना मारा धुआं कर दिया था बाबर ने, समझ लो गोला दाग के। तो यानी कि फिर उसके बाद जो है इब्राहिम लोदी पहला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध पर ही मारा गया था। तो बच्चों इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध ये 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ये डेट याद रखना, गर्मी का मौसम आ जाता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। बीच में होता बाबर विजयी हुआ था, बता ही दिया, धुआं कर दिया था। और ये इस युद्ध में उज्बेकी युद्ध नीति अपनाई गई थी, ठीक है। तथा तुगलमा और तोपखाने की उस्मानी नीति अपनाई गई थी। हम दोनों पॉइंट बता चुके हैं। उस्मानी विधि क्या होती है, उस्मानी विधि जो तोप में यूज़ की जाती है। तो 2 तोपची थे देखो विधि का प्रयोग किया था। उस्मानी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम, जो उस्मानी विधि होती तोप वाली जो विधि है वो सर्वप्रथम उस्मानी वंश के शाह इस्माइल ने यूज़ की थी। ये अलग से क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि उस्मानी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो उस्मानी वंश के शाह इस्माइल ने किया था, ठीक है बच्चों। अब बाबर के प्रमुख तोपची के नाम बहुत पूछते थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये 2 तोपची थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना को धुआं कर दिया था, ठीक है। जीत का कारण कुशल नेतृत्व और तोपखाना था, क्योंकि जो उसकी टेक्निक थी बहुत ही कुशल नीति थी। एक सिस्टमैटिक वे से वो काम किया था कि मतलब अगर कोई आदमी 20,000 लोग और 4-5 लाख लोगों पे अगर जीत पा ले तो समझ लो कि कितनी गजब की टेक्निक होगी, ठीक है। और तोपखाने का उपयोग करके इसने विजय प्राप्त की थी। इसके बाद बच्चों क्या आता है, इसके बाद देखो अब पानीपत के बाद क्या होता है, स्टोरी आगे बढ़ती है। पानीपत में बाबर जीत जाते हैं, बाकायदे बाबर इब्राहिम लोदी मार दिया जाता है। अब जो है बाबर जाते हैं, अब जब पंजाब की गलियों से निकलते हुए बंदा जाता है बाबर पूरी सेना के साथ, तो ये देखता है कि क्या खेत लहरा रहे हैं। अप्रैल का सीजन होता है, जो खेत होता है ना उसमें पकने लगते हैं, गोल्डन कलर का बिल्कुल दिखता। तो संपदा ही संपदा समझ में आती, क्योंकि जो पुराना था ना
फैक्ट्रियाँ होती नहीं थी, केवल कृषि पे डिपेंड होता, तो उसी को बोलते थे बहुत धनाढ़ देश है। तो इसका मन बिल्कुल लुप्त हो गया इंडिया की तरफ। तो ये जब पहुंचा दिल्ली, तो दिल्ली जब पहुंचा, दिल्ली के बाद फिर आगरा पहुंचा। आगरा घूमते, क्योंकि उस समय जो है मुगल वंश की आगरा से स्टार्टिंग होती है। तो अब आगरा पहुंचा, इसमें बैठा, दरबार अरबार बैठा, अपना रहा, रहने लगा, कोई दिक्कत नहीं, सब व्यवस्था से चलने। तो अब जो लोग लाए थे, कौन लाए थे बताया तो तुम्हें, आलम खां, जो आलम खां लोधी और पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी। ये लोग सोचे कि सुबह पहले क्या होता था, ये आते थे लूट के चले जाते थे, तो जो राज जो होगा इनको मिल जाता था। लेकिन अब ये भाई बाबर चपक गया, जा ही नहीं रहा। तो अब ये लोग गए दौलत खां लोधी और तुम्हारा जो है ये पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी गए, बाकायदे सोना चांदी से, जैसे नहीं राजमहल में देखो बहुत सारी लेडीज लेके सोना चांदी थाल में आती हैं, बहुत सारा लेके भेंट करने। तो ये लोग गए भेंट करने राजा बाबर को, कि गए तो उन्होंने कहा, बाबर ने कहा क्या ये किस लिए? तो उसने कहा आप जीते हो उसके उपहार में और आप ये स्वीकार कर, तो उसने स्वीकार कर लिया, रखवा लिया सब कुछ। फिर उसने भाई 1 महीना बीत चुका था, तो उसने कहा दौलत खां लोधी और आलम खां ने लोधी ने कि बताइए, बाबर से पूछा कि आप कब जा रहे हो वापस काबुल? तो काबुल लाने की जब बात की तो बाबर कहता है कौन जा रहा है, किसने कह दिया कि हम जब वापस जा रहे हैं? तब इन लोगों को धक्का लगा कि साला हमारा तो पासा पलट गया, जाए के लिए लाए थे वो तो पलट हो गया, राज तब भी नहीं मिला। तो फिर क्या, जब राजा ही था बाबर से कौन बोलता है, बस शांत रहे, इनका काम खत्म हो गया। फिर बाबर ने सोचा कि यार अगर दिल्ली में मतलब इंडिया में शासन करना है तो यार क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या करें, किसको पहले पराजित करें कि भारत में हमारा साम्राज्य स्थापित हो सके। तो उन्हें चारों तरफ आँख घुमा के देखी तो एक ही था, राणा सांगा, जो उस समय राजपूतों में बहुत ताकतवर था और जितने भी यहाँ चटपटिया राजा थे सब उसका सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसने 1 साल पूरी तैयारी की, पूरी तैयारी में लगा दिया, ठीक है। और इसने क्या किया कि युद्ध करना है, तो खानवा का युद्ध स्टार्ट होता है 1527 में बच्चों, खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर जीत जाता है। इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था बच्चों। आजकल खूब सुनते हो जिहाद जिहाद, जिहाद होता क्या है, आज हम बताते हैं जिहाद क्या होता है। जिहाद कुछ नहीं होता है, धर्म का उपदेश देना होता है। जो जैसे मुस्लिम समाज होता है तो उसमें ये जो बाबर ने कहा था कि ऐसा है कि जितने भी हिंदू हैं वो सब मिल चुके हैं, इसमें हमारी लड़ाई नहीं है, इसमें मुसलमानों की लड़ाई है। तो अगर आप युद्ध करोगे हमारी तरफ से तो जिहाद के लिए जिहाद पाओगे, यानी कि अपने धर्म की रक्षा करोगे, ठीक है बच्चों। तो यानी कि इसने जिहाद का नारा दिया था, तो किस में दिया था, खानवा के युद्ध में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बाबर ने तमगा कर हटा दिया था। तमगा कर क्या होता है मेरे बच्चों सुन लो, तमगा कर ये होता है जैसे कि धर्म जो मुसलमान होते हैं उनको उनका जो कर होता है उसको हटा दिया जाता है, उनको धार्मिक कर लिया जाता है, कुछ पैसे लिए जाते हैं धर्म के लिए, तो वो भी पैसा इसने माफ़ कर दिया, तमगा कर भी माफ़ कर दिया था। और बच्चों जब सबसे अच्छी बात देख लो कि जब इसने युद्ध हो रहा था, उसमें युद्ध हो रहा था, कहीं कहीं पर ये हार रहा था बाबर, तो इसने कहा क्या करें, लोग उत्साहित करने के लिए क्या किया, जितने भी सैनिक थे उनको खूब पैसा दिया। उसके बाद उनको दारू पिला रहे हैं, मतलब सोमरस बोलते हैं दारू, और जो खाते पीते हैं बिल्कुल फुल टाइट कर दिया, महीने भर दारू पिलाई, ये मान लो तुम, जो इनका सोमरस होता होगा जो भी, तो इतना पिलाया कि लोग उसके सोचने लगे यही मेरा भगवान है, जान लगा के लड़े। तो देखो इसने शराब, मतलब यहाँ पर इसने जो है, यहाँ पर देखो ये बाबर ने हटा दिया, खूब दारू पिलाई, यानी दारू क्या, शराब पिलाई, मदरा पिलाई, ये समझ लो। इसके युद्ध के बाद जब ये जीत गया बच्चों, तो इसने गाजी को उपाधि दी थी, कौन सी, गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की थी बच्चों। और गाजी का अर्थ क्या होता है, योद्धा और धर्म का प्रचारक। गाजी का उपाधि, गाजी मतलब होता है योद्धा जो धर्म का प्रचार करे, धर्म की रक्षा करे, वो गाजी होता है बच्चों, आज के बाद समझ गया हो। और पहले एक पानीपत में एक और पॉइंट है, वो भूल मतलब रह गया था,
बच्चों जो पानीपत था उसमें जो है जब ये जीत गया था तो इसने काबुल में हर एक बंदे को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। इस वजह से इसको कलंदर की उपाधि मिली थी। बस इतना पॉइंट था। ठीक है बच्चों, कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों क्या होता है, अब जब ये निपट गया तो मालवा में देखो यहाँ पड़ता था, ये राजस्थान पड़ता है, यहाँ पड़ता था कानवा, ये कानवा पड़ता था। अब यहाँ पर जो है यहाँ मालवा पड़ता है। मालवा के जो राजा थे मेदिनी राय, ठीक है, तो ये माँ चंदेरी का युद्ध जो हुआ था चंदेरी के पास। अब ये युद्ध क्यों हुआ, जब बाबर ने देखा कि हमने जो इसको हरा दिया राणा सांगा को, तो बाबर को ये डर हुआ कि राणा सांगा और मेदिनी राय मिलकर अटैक ना कर दें, क्योंकि मेदिनी राय बहुत दोस्त था पक्का किसका, राणा सांगा का। तो इसने तुरंत अगले साल बैक टू बैक किस पे, मेदिनी राय पे आक्रमण किया। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो बच्चा 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, और इसमें जीतेगा कौन, बाबर जीत गया। इसमें राजपूत थे सारे जो युद्ध किए थे, तो इसने इतना रक्तपात किया था राजपूतों का, कितने सर काटे थे कि मान लो एक कहावत तो बोली जा सकती, किसने जो है सरों की, राजपूतों के सरों की एक मीनार बना दी थी बच्चों। ठीक है, ये कहावत है, इसके में मीनार बना दी थी। इसमें भी जिहाद का नारा दिया था बच्चों। इसके बाद घाघरा का युद्ध, घाघरा का तुरंत 1 साल बाद जो इब्राहिम लोदी था उसका भाई था मोहम्मद लोदी, वो भाग गया था, भाग के पूरब साइड में पहुंच गया, तो बिहार और बंगाल के साइड यहाँ पर, तो वो एक अफगान सरदार था। जो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में बच्चों, बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ। किसमें हुआ, बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। बाबर जीता था और महमूद लोदी हारा हुए अफगान शासक था। तो इसके जीतों में, अगर इंडिया वाली जीतों में केवल आंख बंद करके बाबर जीतेगा, और उधर देखो पानीपत में इब्राहिम लोदी आ रहा था, खानवा में राणा सांगा आ रहा था, चंदेरी में मेदिनी राय आ रहा था, और घाघरा में मोहम्मद लोदी आ रहा था। ठीक बच्चों, तो यहाँ से ये तुम्हारा जो है ये होता है। और इसके बाद बताते हैं कि पानीपत फर्स्ट युद्ध में लोधी वंश के भाग का बोला जाता है कि लोधी वंश के भाग्य का फैसला पानीपत के फर्स्ट युद्ध में हुआ था, और भारत के भाग्य का फैसला खानवा के युद्ध में हुआ था जब राणा सांगा हार गया था। तो पानीपत का युद्ध लोधी वंश के भाग्य का फैसला हुआ, और खानवा के युद्ध में भारत का भाग्य का फैसला हुआ। बाबर की मृत्यु 30 दिसंबर 1530 में हो जाती। बहुत याद करने में आसान है, 30 इधर 15 लगा दो, बस खत्म। तो ये बाबर के बारे में बता दिया है। बोला जाता है कि इब्राहिम लोदी की माँ ने जो है जहर दे दिया था इसको खाने के साथ, तो जो है बाबर खाना खा के निकल लिए थे। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट बताया, पूरी स्टोरी बताई है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आपको अगर ना समझ में आ रही तो आपसे बात करना, कमेंट लिखना। अगर पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बोलना, और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।